हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 3। पार्ट 2 तक हमने दो पार्ट में पूरे 110 क्वेश्चंस को कंप्लीट पढ़ लिया था दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 111 से, और ये आपका पार्ट 3 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने नहीं देखा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को, तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी दोस्तों। अगर आपको सारे विषयों के नोट्स चाहिए, सारे विषयों की क्लासेस, मास्टर क्लास, तो ये सब आपको मिलते हैं हमारे ऐप अस्तित्व एकेडमी पर। इसके अलावा ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके भी आप सारे विषयों के नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, सारे विषयों की जानकारी ले सकते हैं। कुछ भी हमसे पूछना हो तो इस पर कॉल करके या मैसेज करके हमसे जानकारी ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से। पारिवारिक शिक्षा के कौन कौन से सिद्धांत हैं? पारिवारिक शिक्षा, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, खेल द्वारा दी जाने वाली शिक्षा विधि या खेल द्वारा शिक्षा विधि, या उपर्युक्त सभी। तो फ्रेंड्स, राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। ये सब पारिवारिक शिक्षा के अंतर्गत ही आते हैं। क्वेश्चन नंबर 112 पे आते हैं। एमिल, ये बहुत पूछता है एग्जाम में 2023 के पेपर में। देखिए पूछा हुआ प्रश्न है कि जो एमिल पुस्तक है ये किसने लिखी है? कांट ने, प्लेटो ने, रूसो ने या अरस्तु ने दोस्तों? तो जो एमिल है ये लिखी है रूसो ने। ऑप्शन स सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 है। आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री इसमें से कौन नहीं है? प्लेटो, रविंद्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी या मारिया मांटेसरी? तो मारिया मांटेसरी आदर्शवादी शिक्षा शास्त्री नहीं है, ये आदर्शवाद को नहीं मानती थी। बाकी सब लोग यहाँ पर आदर्शवाद को मानने वाले हैं। 2023 के एग्जाम में ही पूछे हुए प्रश्न है दोस्तों। जब आप सीरीज को सॉल्व करते हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी आप हल करते हुए आगे बढ़ते हो। क्वेश्चन नंबर 114 है। शिक्षा विकास है एवं विकास करना तथा अभिवृद्धि करना ही जीवन है, यह कथन किसका है? जॉन ड्यूबी का, प्लेटो का, कांट का, या फिर अरस्तु का? तो फ्रेंड्स, ये जो कथन है यह कथन है जॉन ड्यूबी का। प्रयोजनवाद में सबसे प्रमुख रूप से इन्हीं का नाम आता दोस्तों, जॉन ड्यूबी का ही। क्वेश्चन नंबर 115 है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रव्रज्या संस्कार होता था। तो जो प्रव्रज्या संस्कार है दोस्तों, ये होता था बौद्ध कालीन शिक्षा पद्धति में, प्रव्रज्या संस्कार। ठीक है, और जो उपनयन संस्कार है वो गुरुकुल शिक्षा पद्धति में या वैदिक कालीन शिक्षा पद्धति में होता था। क्वेश्चन नंबर 116 है। वैदिक कालीन शिक्षा के पाठ्यक्रम में अपराध विद्या के अंतर्गत नहीं पढ़ाया जाता था। इतिहास, भूगर्भ शास्त्र, नीति शास्त्र या फिर अर्थशास्त्र? दोस्तों, वैदिक कालीन शिक्षा में इतिहास, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब सब्जेक्ट थे। ये भूगर्भ शास्त्र ये आधुनिक सब्जेक्ट है, यानी कि आज के समय का सब्जेक्ट है, तो ये उस समय नहीं पढ़ाया जाता था। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बा जो है भूगर्भ शास्त्र, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी वैदिक काल की शिक्षा में इतिहास, नीति शास्त्र, अर्थशास्त्र ये सब पढ़ाया जाता था। 2023 के ही एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 117 है। वर्धा में अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन आयोजित हुआ था। 1937 में हुआ था दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 118 है। मुगल काल में उच्च शिक्षा के केंद्र थे। तो जो प्राथमिक शिक्षा थी वो हमें मिलती थी मकतब में, और जो उच्च शिक्षा थी वो मदरसे में। तो ऑप्शन ब यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 है। बाल देवो भव यह शैक्षिक विचारधारा किसकी थी? तो ये गीजू भाई बधेका की थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2023 के एग्जाम में पूछे हुए सारे प्रश्नों को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 120 है। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस हम मनाते हैं 22 अप्रैल को, विश्व पृथ्वी दिवस। क्वेश्चन नंबर 121 है। युग धर्म कहा जाता है परिवर्तनमान मूल्यों को, शाश्वत मूल्यों को, अ और ब दोनों को, या इनमें से कोई नहीं? तो युग धर्म का मतलब होता है ऐसे मूल्य जो युग के साथ परिवर्तित होते हैं, तो ये परिवर्तनमान मूल्य कहलाते हैं। जैसे त्रेता युग में कुछ और, द्वापर युग में कुछ और। ठीक है, तो इसी वजह से ये परिवर्तनमान मूल्य होते हैं, अलग अलग समय के हिसाब से परिवर्तित होते रहते हैं। जैसे पहले लोग लैंडलाइन वाले फोन का यूज करते थे, फिर धीरे धीरे उन्हें बटन वाली मोबाइल मिली, बटन वाली मोबाइल के बाद फिर आप देखिए स्क्रीन टच मोबाइल आ गई,
अब सबके हाथ में मोबाइल हो गई। तो इस तरीके से जो चीजें हैं पहले से धीरे धीरे वो मॉडिफाई होती गई। उसी तरीके से ये युग धर्म है, इसमें भी जिस तरीके से जो चीजें आसान लगी उसको हमने एक्सेप्ट करना सीख लिया। तो इस तरीके से इन्हें हम क्या कहते हैं, परिवर्तनमान मूल्य कहते हैं। इसके बाद देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दीवा स्वप्न पुस्तक किसने लिखी है। ये आप लोग के एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ प्रश्न है। तो दीवा स्वप्न जो पुस्तक है इसको लिखा है गीजू भाई बधेका ने। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123 है, संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ पिछली क्लासेस में भी कि जो राजभाषा है वह हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है हमारी, राजभाषा, राजकाज की भाषा होती है हिंदी में, लेकिन हमारा कोई राष्ट्रीय भाषा हमारी कोई है ही नहीं। ठीक है, अगर पूछता है एग्जाम में तो हिंदी जो है वो राजभाषा है। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये भी। क्वेश्चन नंबर 124 है, दूरवर्ती शिक्षा को क्या कहते हैं। हम सभी को पता है कि दूरवर्ती शिक्षा के अलग अलग नाम है, पत्राचार माध्यम से शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, स्वतंत्र अध्ययन, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द उपयुक्त। तो सभी 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है ये। क्वेश्चन नंबर 125 है, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है। जॉन ड्यूबी, एडम्स ने, फ्रॉबेल ने या फिर सुकरात ने। तो शिक्षा को द्विमुखी प्रक्रिया माना है एडम्स ने, एडम्स रास। ऑप्शन नंबर ब जो है यहाँ पर ये दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 126। ये बहुत ही आसान प्रश्न है और आप लोग बचपन से इसको पढ़ते हुए आ रहे हैं। लोकतंत्र जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता का ही शासन व्यवस्था है या जनता की ही शासन व्यवस्था है, किसने कहा है। अब्राहम लिंकन ने कहा है, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 127 है, आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षण विधि में, उद्देश्य में, पाठ्यक्रम में या बालक में। तो फ्रेंड्स राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा उद्देश्य में। क्वेश्चन नंबर 128 है, आदर्शवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन से हैं या किसने आदर्शवाद को बढ़ावा दिया, आदर्शवाद के बारे में बात की। तो रूसो का नाम जैसे ही आप देखोगे ये क्या थे, ये प्रकृतिवादी थे, तो ऑप्शन आ नहीं होगा। ठीक है, एडम्स, जियर्स, कांट दिया है, प्लेटो, फ्रॉबेल, कांट, जेम्स दिया है। राइट आंसर ऑप्शन द है दोस्तों, प्लेटो, सुकरात, कांट, हीगल, बर्कले, ये सब आदर्शवादी थे। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन स में फ्रॉबेल दे दिया है, ये सब प्रयोजनवाद को मानने वाले थे। इसके अलावा एडम्स दे दिया, जीएस दे दिया, कांट दे दिया गया, इसमें भी मैक्सिमम जो है यहाँ पर ये भी प्रयोजनवाद को ही मानने वाले हैं। तो ऑप्शन 4 या ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 है, भारत की पहली सवाक फिल्म थी, यानी कि जिसमें आवाज भी थी, राजा हरिश्चंद्र। ये बनी थी मूवी लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं थी। आलम आरा, ऑप्शन नंबर ब जो है आलम आरा, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 130 है, बौद्धकालीन शिक्षा में उपसंपदा संस्कार कितने वर्षों में होता था। उपसंपदा संस्कार उच्च शिक्षा के लिए होता था और ये 20वें वर्ष में, जब बालक 20 वर्ष का होता था तब उसका होता था उपसंपदा संस्कार। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 131 है, शिक्षा वह है जो जीवन को संपूर्ण सत्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति देती है। यह विचार किसका है। एडिसन का, रविंद्रनाथ टैगोर का, स्वामी विवेकानंद का या महात्मा गांधी का। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर बा जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 132 है, निम्नलिखित में से कौन सा दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत नहीं आता। इसमें व्यक्ति अपने ही स्थान पर सीखता है, इसमें संचार माध्यमों का प्रयोग होता है, इसमें शिक्षा कक्षा के वातावरण से बाहर दी जाती है, या इसमें समय व स्थान का बड़ा महत्व है। तो दोस्तों इसमें समय और स्थान का महत्व नहीं होता है। ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आप कहीं भी किसी भी समय कभी भी पढ़ सकते। जैसे कि आप हमसे पढ़ रहे हो तो आप एक तरीके से दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से ही पढ़ रहे हो। आपके पास मोबाइल है, आप जब चाहो तब कहीं पर भी बैठ करके किसी भी समय पढ़ाई कर सकते हो और कभी भी लेक्चर्स को देख सकते हो, क्लासेस को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये दूरस्थ शिक्षा का ही माध्यम हुआ। तो इसमें समय व स्थान का महत्व नहीं, आप कहीं कभी भी किसी भी समय किसी भी स्थान पर बैठ करके आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 133 है, गांधी जी ने बालकों को शिक्षा प्रदान करने के लिए कितनी शिक्षा पद्धतियों पर बल दिया था। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 3H की बात इन्होंने की थी। क्वेश्चन नंबर 134 है,
प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा नामक पुस्तक किसने लिखी? देखिए फिर यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। तो गिजुभाई बधेका ने क्या क्या लिखा है? दीवा स्वप्न भी लिखा है और प्राथमिक शाला में भाषा शिक्षा भी लिखा है, यानी कि प्राइमरी स्कूल में बच्चों को भाषा की शिक्षा कैसे दी जाए ये बताया है गिजुभाई बधेका जी ने। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 135 है, शिक्षण में आत्म उदाहरण, अनुसरण, निर्देशन, अभ्यास व चिंतन का समावेश कर भिन्न भिन्न पद्धतियों को अपनाने पर किस शिक्षाविद ने बल दिया? रविंद्रनाथ टैगोर, फ्रॉबेल, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर गिजुभाई बधेका? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा गिजुभाई बधेका। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 136 है, वैदिक शिक्षा का प्रमुख संस्कार क्या था? वैदिक शिक्षा में जो प्रमुख संस्कार होता था विद्यारंभ संस्कार, जिसे हम उपनयन संस्कार कहते हैं, ये प्रमुख होता था। और यहाँ पर देखिए प्रवज्य संस्कार, उपसंपदा संस्कार दिया हुआ, ये दोनों ही बौद्ध कालीन शिक्षा के हैं। और बिस्मिल्लाह संस्कार ये मुस्लिम कालीन शिक्षा में शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती थी बिस्मिल्लाह बोल करके या बिस्मिल्लाह करा करके। क्वेश्चन नंबर 137 है, प्राचीन काल में उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी घर परिवार में, नदियों के किनारे, मठों में या राष्ट्रकुलों में? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मठों में। क्वेश्चन नंबर 138 पे आते हैं, वुड का आज्ञा पत्र कब प्रकाशित हुआ था? तो वुड का आज्ञा पत्र जो है ये प्रकाशित हुआ था 19 जुलाई 1854, यानी कि 19 जुलाई 1854 को वुड का घोषणा पत्र या आज्ञा पत्र प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 139 है, राधा कृष्णन आयोग की संस्तुतियां संबंधित थी? तो राधा कृष्णन आयोग बना था 1948 में दोस्तों, और ये उच्च शिक्षा के लिए बना था। तो ऑप्शन नंबर अ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 140 है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष अभी आपने देखा राधा कृष्णन, डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 141 है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है और बालक का प्रथम विद्यालय है, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन पेस्टोलॉजी का है। क्वेश्चन नंबर 142 है, संगमरमर के पत्थर का जो महत्व मूर्तिकार के लिए है वही महत्व आत्मा के लिए शिक्षा का है। तो राइट आंसर हो जाएगा एडिसन, ऑप्शन व यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 है, वर्तमान समय में शिक्षा के कौन कौन से रूप प्रचलित हैं? तो हम सभी को पता है एक शिक्षा जो हमारे घर परिवार में हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन या हमारे आसपास के लोगों से हमें मिलती है, या हम कहीं खेलने गए हैं वहां से हमने कुछ सीखा, हम कहीं घूमने गए हैं वहां से कुछ सीखा, तो ये अनौपचारिक शिक्षा है। औपचारिक शिक्षा जो जा करके हम स्कूल में लेते हैं, और निरौपचारिक शिक्षा जिसे हम दूरस्थ माध्यम से शिक्षा कहते हैं, या किसी भी स्थान पर कभी भी बैठ करके ले सकते हैं, तो ये निरौपचारिक शिक्षा हो जाएगी। तो वर्तमान समय में कौन से रूप प्रचलित है? तो तीनों ही प्रचलित हैं, तो ऑप्शन द सही हो जाएगा, उपयुक्त तो तीनों। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 144, निम्न में से शिक्षा के औपचारिक साधन कौन से नहीं है? विद्यालय, पुस्तकालय, परिवार या फिर संग्रहालय? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा परिवार। परिवार अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है, इस चीज को आप दिमाग में बैठा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 145 है, निम्न में से अनौपचारिक साधन कौन कौन से हैं? परिवार, समाज, धर्म, समुदाय, राज्य, चलचित्र, टीवी या उपर्युक्त सभी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी, ये सब अनौपचारिक शिक्षा में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, ऐसी शिक्षा जिसमें किसी समय पाठ्यक्रम विद्यालय की आवश्यकता नहीं होती है वह क्या कहलाती है? औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा या सतत शिक्षा? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा अनौपचारिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 147 है, सीखने के लिए स्वतंत्रता एवं निरंतरता आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह किसका विचार है कि सीखने के लिए स्वतंत्र होना और निरंतरता ये दोनों ही बहुत आवश्यक होते हैं, तभी व्यक्ति सीख पाता है। तो यह कथन है ड्यूबी का, जॉन ड्यूबी। क्वेश्चन नंबर 148 है, जॉन ड्यूबी द्वारा लिखित पुस्तक है द रिपब्लिक, डास कैपिटल, सी मार्क या डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, यानी कि ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स 22 मार्च को, याद रखिएगा विश्व जल दिवस 22 मार्च को
और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को। जल ही जीवन है, जल ही जीवन है, यानी कि जल पहले, हमारे पास पानी है, जल ही जीवन है, तो पहले जल दिवस यानी कि 22 मार्च, फिर पृथ्वी दिवस यानी कि 22 अप्रैल। ये दोनों आप इस तरह से जोड़ करके याद रख सकते हैं, आगे भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछता है तो आपको काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, जनसंख्या शिक्षा पर प्रथम राष्ट्रीय सेमिनार कहाँ आयोजित किया गया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनसंख्या शिक्षा पर पहली बार राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था, तो ये कहाँ हुआ था? चेन्नई में, सूरत में, जयपुर में या मुंबई में? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन द है, मुंबई में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 151 कि मनुष्य के मूल्यों के विकास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है परिवार, आर्थिक पक्ष, भौतिक सुविधाएं या विदेशी मित्र? तो सबसे महत्वपूर्ण है परिवार। परिवार आपका कैसा है, उसने आपको क्या सिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जीवन भर आपके अंदर जो मूल्य हैं वो दर्शाता है कि आपने अपने परिवार से, अपने पूर्वजों से क्या सीखा है जीवन में। तो इसीलिए जो मूल्य हैं वो व्यक्ति का चरित्र भी एक तरीके से डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति का कैरेक्टर कैसा है। क्वेश्चन नंबर 152 है, अध्यापक द्वारा राष्ट्रीय सद्भावना का विकास छात्रों में किसके द्वारा किया जा सकता है? किताबों को पढ़ाकर, समझाकर, स्वयं बड़े लोगों द्वारा उस पर अमल करने से या दंड देकर? तो हम सभी को पता है कि बच्चे हमसे तभी सीखते हैं जब हम खुद वो आचरण करते हैं। इसीलिए बड़े लोग जिस रास्ते पर चलते हैं फिर छोटे भी उसी पर अमल करते हैं, इसीलिए बड़े सही रास्ते पर चले, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बच्चों के लिए या अपने बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए एक नजीर की तरह होते हैं। अगर वो अच्छा करेंगे तो पिछली पीढ़ियां भी आकर के फिर उसी रास्ते पर चलेंगी और वो अच्छा करने का और अच्छा करने का प्रयास करेंगी। क्वेश्चन नंबर 153 है, प्लेटो समर्थक था। प्लेटो किसके समर्थक थे? ज्ञान पर आधारित शिक्षा के, शारीरिक शिक्षा पर आधारित शिक्षा के, समाज पर आधारित शिक्षा के या तर्क पर आधारित शिक्षा के? तो फ्रेंड्स ज्ञान पर आधारित शिक्षा के समर्थक थे। क्वेश्चन नंबर 154 है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? प्रकृतिवाद, आदर्शवाद, समाजवाद या व्यवहारवाद? राइट आंसर है आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 155 है, मदरसा का संबंध किससे था? तो उच्च शिक्षा से, और मकतब प्राथमिक शिक्षा से। क्वेश्चन नंबर 156 है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के कौन कौन से सिद्धांत हैं? स्वतंत्र विचार का सिद्धांत, पारस्पर या पारस्परिक संबंध का सिद्धांत, सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 157 है, शिक्षा का कार्य उत्तम नैतिक चरित्र का विकास करना है, किस शिक्षा शास्त्री का विचार है? अरस्तु, प्लेटो, सुकरात या फिर हर्बर्ट? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, हर्बर्ट। क्वेश्चन नंबर 158 पर आते हैं, शिक्षा अर्थपूर्ण एवं नैतिक प्रक्रिया है, अतः वह कल्पना नहीं की जा सकती है कि वह उद्देश्य विहीन है। अतः यह कल्पना नहीं की जा सकती है कि यह क्या है, अर्थ विहीन या उद्देश्य विहीन है। किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? प्रोफेसर हीगल, प्रोफेसर बागले, रिवलिन या ड्यूबी? दोस्तों आपके सीरीज में ऑप्शन बा दिया हुआ है प्रोफेसर बागले, बट राइट आंसर ऑप्शन सा है रिवलिन, ये रिवलिन का कथन है। क्वेश्चन नंबर 159 है, मेरा उद्देश्य बालक के मस्तिष्क को ज्ञान से सजाना नहीं है वरन उसे यह भी सिखाना है कि वह जब भी आवश्यक हो ज्ञान का प्रयोग कर सके। यह किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर या रूसो? तो फ्रेंड्स रूसो ने ही हमेशा इस बात पर बहुत जोर दिया कि हम जो भी सीख रहे हैं उसका हम प्रयोग करें, इसीलिए ये प्रकृतिवादी थे। प्रकृति ही हमें सिखाएगी, प्रकृति ही हमें दंड देगी और प्रकृति से ही हम सीखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर जो हमने सीखा है, जो भी सीखा है उस ज्ञान का हम प्रयोग कर सकें, ये रूसो का जो प्रकृतिवाद का सिद्धांत है इसमें ये आता है, तो ऑप्शन 10 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, ज्ञान वह पंख है जिसकी सहायता से हम स्वर्ग की प्राप्ति कर सकते हैं, यह किसका कथन है? क्वेश्चन नंबर 160 दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, शेक्सपियर। शेक्सपियर का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 161 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है, यह कथन किसका है? रेमंड, रॉस, जॉन ड्यूबी या प्लेटो? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा रेमंड का कथन है।
आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 162 है, प्रयोजनवादी विचारधारा का सबसे बड़ा समर्थक कौन दर्शन शास्त्री है? प्रयोजनवाद को मानने वाले सबसे बड़े जो समर्थक हैं वो जॉन ड्यूबी हैं। ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 163 पे आते हैं, यह कथन किसका है? जो बात मेरे उद्देश्य को पूरी करती है, मेरी इच्छाओं को संतुष्ट करती है और मेरे जीवन का विकास करती है। मानवतावादी, प्रयोजनवादी, साधनवादी या प्रयोगवादी? राइट आंसर है मानवतावादी। क्वेश्चन नंबर 164 है, किस दार्शनिक का मानना है कि शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं होता, उद्देश्य तो केवल व्यक्ति के होते हैं? ये बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, और यह कथन है जॉन ड्यूबी का। क्वेश्चन नंबर 165 है, शिक्षा को द्विध्रुवी प्रक्रिया के रूप में किसने परिभाषित किया? जॉन ड्यूबी, एडम्स, जे.एच. रॉस या स्पेंसर? तो एडम्स रॉस ने माना था द्विध्रुवी प्रक्रिया, और त्रिध्रुवी किसने माना है? जॉन ड्यूबी ने। क्वेश्चन नंबर 166 है, खुला विश्वविद्यालय तथा पत्राचार द्वारा दी जाने वाली शिक्षा, शिक्षा का कौन सा रूप है? तो दोस्तों इसे हम निरौपचारिक कहते हैं। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 167 है, औपचारिक शिक्षा जीवन के अनुभव से कोई संबंध न रखकर विद्यालय की विषय सामग्री बन गई है, यह विचार किस शिक्षा शास्त्री के हैं? ड्यूबी, रॉस, प्लेटो या फिर हरलॉक? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा जॉन ड्यूबी। ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 168 है, निरौपचारिक शिक्षा के विभिन्न साधनों से किस आयु वर्ग के लिए अधिक दबाव डाला गया था? तो फ्रेंड्स 20 साल से लेकर के 35 साल के लोगों के लिए। क्वेश्चन नंबर 169 है, राष्ट्रीय एकता मुख्यतः किस पर निर्भर करती है? जातिवाद, सांप्रदायिकता, प्रांतीयता या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सब राष्ट्रीय एकता को भंग करने वाले हैं, ये कोई भी राष्ट्रीय एकता को मिलाने वाले नहीं है। क्वेश्चन नंबर 170 है, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता अवबोध भावना है, विरोधी प्रत्यय, एक दूसरे के पूरक, समांतर प्रत्यय या कोई नहीं? राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता ये दोनों ही भावनाएं एक दूसरे की प्रेरक हैं। अगर हमारा जो स्वभाव है वो हमारे आसपास के लोगों से अच्छा रहेगा तो हमारे कलीग्स जो हम जहाँ जाते हैं, जहाँ ऑफिस में जाते हैं, वहां भी हम लोगों से, वहां के आसपास के लोगों से अच्छा व्यवहार करेंगे। वैसे ही सेम है, अगर हम अपने देश के लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो हम कहीं विदेश में भी जाएंगे तो वहां भी हमारा व्यवहार अच्छा ही होगा। तो यही चीज इस क्वेश्चन में भी कही जा रही है, राष्ट्रीय एकता और अंतरराष्ट्रीयता एक दूसरे के क्या है? पूरक ही हैं। और वैसे भी हमारे देश में वसुधैव कुटुंबकम की बात की गई है कि पूरा विश्व यानी कि पूरा ब्रह्मांड, या कह सकते हैं कि पूरा जो वर्ल्ड है यही हमारा घर है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही हमारा घर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 171 पर, निम्नलिखित में से वर्तमान भारत में राष्ट्रीय एकीकरण के लिए कौन कौन सी बाधाएं हैं? अब हमारे देश में राष्ट्रीय एकता में भंग डालने वाले कौन कौन है? जैसा कि अभी मैंने बताया, जातिवाद, प्रांतीयता कि हम इस प्रांत के हैं, हम इस राज्य के हैं, इसके अलावा सांप्रदायिकता। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 172 है, राष्ट्रीय एकीकरण का अर्थ है सभी भारतीयों को एक जैसा बनाना, भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, सभी भारतीयों को किसी एक संप्रदाय का समर्थक बनाना, या सभी भारतीयों को एक जैसी पोशाक पहनाना? राइट आंसर है कि भारतीयों में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को स्वीकार करना, क्योंकि हर एक राज्य का अपना कल्चर है, अलग अलग जाति धर्म समुदाय के लोग हमारे देश में रह रहे हैं, तो सभी के विभिन्नताओं को अपनाते हुए, स्वीकार करते हुए हमें आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 173 है, राष्ट्रीय एकीकरण के लिए राष्ट्रीय एकता सम्मेलन ने शिक्षा के कौन से उद्देश्य बताए हैं? छात्रों को देश के विभिन्न पहलुओं का ज्ञान कराना, छात्रों को स्वतंत्रता प्राप्ति से संबंधित विशेष बातों से अवगत कराना, समस्त जातियों, संप्रदायों एवं राज्यों में मेल पैदा करने वाली लिखाई पढ़ाई को प्रोत्साहन देना, या उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 174 है, अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था का नाम है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि यूनेस्को। यूनेस्को, ये ऑप्शन नंबर 7 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 175 है, निम्न में से अंतरराष्ट्रीय सद्भावना के विकास के लिए शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य हैं? विश्व में एक साथ रहने के लिए आवश्यक बातों का ज्ञान प्रदान करना, राष्ट्रीय सभी राष्ट्रों, संस्कृतियों एवं प्रगतियों के व्यक्तियों को समान समझने के लिए
भावना का सृजन करना, विश्व समाज के निर्माण के लिए मूल्यों का विकास करना। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 176 है, अगस्त काम्टे किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस, जापान, अमेरिका या भारत? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 177 है, स्कूल और समाज, स्कूल एंड सोसाइटी, ये बुक किसने लिखी है? तो दोस्तों ये बुक लिखी है जॉन ड्यूबी ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 178 पर। बालक के प्रथम 6 वर्षों में मां के घुटने ही उसका विद्यालय है, यह किसका कथन है? तो फ्रेंड्स यह कथन है पेस्टालॉजी का। ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 179 है, नैन्सी कैटी के अनुसार विद्यालय का शैक्षिक कार्य नहीं है आवश्यक कलाओं में प्रशिक्षण, ज्ञान की प्रोन्नति, चरित्र परीक्षण, चरित्र प्रशिक्षण या परम अहम का विकास। तो राइट आंसर ऑप्शन द हो जाएगा, परम अहम का विकास। क्वेश्चन नंबर 180, स्कूल को प्यार का घर किस शिक्षा शास्त्री ने कहा है? तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा पेस्टालॉजी में। ऑप्शन आ से हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप लोगों ने टोटल 180 प्रश्नों को 3 पार्ट में कंप्लीट पढ़ लिया। उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स ये हमारा कांटेक्ट नंबर है, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको सेकेंड सेमेस्टर के सारे विषयों की क्लासेस चाहिए, सारे विषयों के आपको नोट्स चाहिए, सारे विषयों की टेस्ट सीरीज चाहिए, सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए 8 से 10 सालों के सारे विषयों के राजन सीरीज, पवन सीरीज के सारे सॉल्यूशन, सारे विषयों के बहुविकल्पी और अतलग उत्तरीय, इसके अलावा सारे के सारे विषयों के आपको पूरी की पूरी पीडीएफ हम दे देते हैं दोनों ही सीरीज की। तो आपको अलग से बाजार से दोनों सीरीज खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ये दोनों सीरीज अगर आप बाजार में खरीदने जाओगे तो 1000 से ऊपर की तो खाली दोनों सीरीज मिलती है। इसकी पूरी पीडीएफ हम आपको देते हैं। इसके अलावा हर एक विषय की मास्टर क्लास आपको मिलती है हमारे ऐप में। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, ये हमारा ऐप है अस्तित्व एकेडमी ऐप। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए ये हमारा कॉन्टेक्ट नंबर, इस पर कॉल करके मैसेज करके आप सारी जानकारी हमसे ले सकते हैं ऐप के बारे में। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स आप जरूर चेक करिएगा, वहां पर भी आपको ऐप की लिंक मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जहाँ कहीं कोई भी प्रॉब्लम है, किसी प्रकार की कोई भी समस्या है एग्जाम से रिलेटेड, कहीं आपको कोई सब्जेक्ट जिसकी वीडियोस नहीं मिल रही है तो भी आप कमेंट करिए, और आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही तो भी आप पूछिए। कॉन्टेक्ट नंबर ये हमारा है। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपकी क्लास आपको आज की पसंद आई होगी, और आप लोग ऐसे चैनल से बने रहिए और सारे क्लासेस को देखते रहिए। जय हिंद दोस्तों।